Welcome students to it's me Neha and we are gonna start the last part of our chapter biological classification. In last video we completed fungi and now we are gonna start viruses. So सबसे पहले ये एक छोटा सा टॉपिक है प्लांटी क्योंकि ये हमें पूरा यहाँ पे डिटेल में है नहीं क्योंकि इसका एक पूरा चैप्टर है जो आगे हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे बस थोड़ी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, जैसे कि किंगडम प्लांटी में यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स ज़्यादातर रहते हैं। यूकै मतलब होता है ट्रू और क्लोरोफिल कंटेनिंग यानी कि जिनके पास क्लोरोफिल होता है यानी जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं सूरज की मदद से। अब इसमें आपका ब्लेडवॉर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप इंसेक्टिवायरस प्लांट्स हो जाते हैं जो हमने बचपन में देखा ही होता है ना, जो ऐसे रहता है फिर वो बंद रहता है उनका मुंह, फिर वो ऐसे खोलते हैं और फिर इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। फिर इसमें एक क्यूस्किटा होता है जो पैरासिटिक प्लांट है। और फिर यूकैरियोटिक हैं प्लांट्स हैं तो इनके पास क्लोरोफिल रहेगा ही। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। किंगडम एनिमीलिया तो इसमें ये हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होता है। ये मल्टी सेलर रहता है और इनके पास सेल वॉल नहीं होता है और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। दिस और ये जो अपना फूड्स रहता है वो स्टोर करते हैं एज ग्लाइकोजन और फैट की तरह। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है वो होलोजोइक रहता है। ठीक है, तो इतना अभी तो इन दोनों में बस इतना ही है। आगे हमें किंगडम एनिमीलिया के ऊपर भी पूरा एक चैप्टर है जो हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अब हम आ जाते हैं वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लिचन्स पे। ठीक है, तो ये जो RH विक्टर द्वारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया था उनमें लिचन्स और ये जो भी हैं उन सब का कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं था। ये सब असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है लाइक वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स। ठीक है, तो हम सबको कभी ना कभी कॉमन कोल्ड हुआ ही होगा या फ्लू हुआ ही होगा। तो ये क्यों होता है? ये वायरस की वजह से होता है। और एक टाइम पे जो 2020 के आसपास कोरोना फैला हुआ था वो भी एक तरह का वायरस ही था। तो वायरस को ट्रूली लिविंग नहीं कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास एक सेल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट का मानना होता है कि एक वायरस है वो ट्रूली लिविंग होता ही नहीं है, उनके पास कोई भी सेल नहीं होता है। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है तो एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो इनर्ट मतलब हो गया ऐसा कि जो अपने होस्ट, क्योंकि ये एक पैरासाइट की तरह ही होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट आपका ये वायरस होता है। तो ये इनर्ट यानी कि अगर ये जब अपने होस्ट के अंदर होता है तभी ये लिविंग फॉर्म को शो करता है। शोज नो लाइफ आउटसाइड लिविंग होस्ट सेल, यानी कि अगर ये वायरस अपने होस्ट के अंदर रहता है तभी तक ये ज़िंदा कहला सकता है, और वरना अगर ये अपने जो होस्ट है उससे बाहर है तो इनको ज़िंदा कहना पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये इनको आप नॉर्मली ऐसे इन्वायरमेंट पे रखा जाए तो इनको क्रिस्टलाइन नमक या चीनी की तरह क्रिस्टल बनाया जा सकता है। जब इनको इनके लिविंग सेल से यानी जो होस्ट में ये रह रहे हैं उनसे बाहर निकाला जाए तो उनको एक क्रिस्टल की तरह, वायरसेस को क्रिस्टल की तरह जमाना पॉसिबल है। अब एक बार अगर कोई वायरस किसी होस्ट पे हमला कर देता है या उनके अंदर एंटर कर लेता है तो वो उस होस्ट के जितने भी मकैनरी रहता है उन सब पे अपना कब्जा कर लेता है और जिसके बाद धीरे धीरे करके दे किल द होस्ट। तो इसीलिए जो वायरस है उनको कहा जाता है, तो जो वायरस है उनका जो नाम है उनको वेनम और पॉइजन समझा जाता है। मतलब कि नाम जो वायरस है उसका मतलब होता है वेनम या पॉइजन फ्लूइड, और ये नाम देने वाले थे डिम्ब्रिटी
इवानोस्की 1892 में। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना कि वायरस नाम किसने दिया था। अब ये बहुत सारे जो रहते हैं इन डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि मोज़ैक डिजीज़ ऑफ टोबैको। और ये जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, जो वायरसेस हैं दे आर फाउंड स्मॉलर देन बैक्टीरिया, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर रहता है उसको पास कर जाता है, और इस वजह से इनको माना जाता है कि ये बैक्टीरिया से छोटा है। तो M.W. बेजेंकर 1898 में ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि अगर इन्फेक्टेड प्लांट से हम लोग वो इन्फेक्शन एक्सट्रैक्ट करें और उसको अगर नॉर्मल जो प्लांट्स, हेल्दी प्लांट्स हैं उनकी तरफ यूज़ करें, तो फिर वो सब को भी ये सेम वायरस हो सकता है। तो जिसके बाद उन्होंने कहा था कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम, इसका मतलब होता है इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। आपको ये लाइन भी याद रखना है कि कंटेजियम विवियम फ्लूइड आखिर ये किसने कहा था और इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद W.M. स्टेनली 1935, तो उन्होंने ये दिखाया कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, यानी उन्हें नमक या चीनी की तरह जमाया जा सकता है, जिस तरीके से नमक होता है ना क्रिस्टल के फॉर्म में, उसी तरीके से। और जो वायरसेस है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि वो बिल्कुल अपने जो होस्ट हैं उन्हीं के ऊपर ज़िंदा रह सकते हैं, उसके बाहर नहीं। क्योंकि साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट यही मानते हैं कि जो वायरस है वो होस्ट में ही ज़िंदा है, वहीं वो रिप्लिकेट्स कर सकता है, उसके होस्ट के अलावा वो एक लिविंग सेल, लिविंग थिंग्स है ही नहीं। अब जो वायरस है और जो, हाँ, जब अगर उसको क्रिस्टल्स में जमाया जाए तो वहाँ पे ज़्यादातर जो उनका बॉडी पार्ट रहता है वो प्रोटीन से ही बना रहता है। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, यानी कि वायरसेस के पास प्रोटीन के अलावा भी जेनेटिक मटेरियल रहता है, जिसमें या तो आपके पास RNA या DNA रह सकता है। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें RNA और DNA दोनों एक साथ होता हो। A virus, a nucleoprotein, and the genetic material is infectious. यानी कि एक वायरस जो है वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, यानी कह सकते हैं उसका ज़्यादातर जो बॉडी पार्ट है वो पूरी तरीके से प्रोटीन से ही बना हुआ है, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल यानी RNA या DNA होता है वो इन्फेक्टियस होता है, वो इन्फेक्शन फैलाता है। तो इन जनरल वायरस इन्फेक्ट प्लांट, यानी कि जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, और जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करता है उनके पास या तो सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA होता है या तो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। ठीक है, तो अच्छा, वो जो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास डबल स्टैंडर्ड DNA ही होता है, ये आपको याद रखना है। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। और जिनका जो प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड कहा जाता है, जो स्मॉल सब यूनिट को कैप्सोमर से बना होता है। इनका जो यूनिट है इनका जो प्रोटीन कोट रहता है वो कैप्सिड से बना, उसको कैप्सिड कहते हैं, और वो कैप्सिड कैप्सोमर से बना होता है जो प्रोटेक्ट करता है उनके न्यूक्लिक एसिड को। उनका काम ही रहता है न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना। अब ये जो कैप्सोमर रहता है ये हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में जमा रहता है। अब वायरसेस बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं, बहुत सारे फेमस जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ऑल एक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज सिंड्रोम ह्यूमंस में, ये भी वायरसेस से ही होता है। और जो प्लांट्स में इसका सिम्टम रहता है वो मोज़ैक फॉर्मेशन, रीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डॉर्फिज्म और स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, ये प्लांट्स में आपका ये सिम्टम्स रहता है। अब इसके बाद हमारे आता है वायरॉइड्स। तो 1971 में टीओ डाइनर ने उन्होंने एक नया इन्फेक्टियस एजेंट ढूंढा जो कि वायरस से भी छोटा था, और वो पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ स्प्रेड करता था, कॉज करता था। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये देखा कि इट हैज़ फ्री RNA। ठीक है,
और इसके पास कोई भी प्रोटीन का कोट नहीं है जो इसको जैसे कि वायरसेस में रहता है, तो इसीलिए इसका नाम इन्होंने वायरॉइड्स रख दिया। और आरएनए ऑफ वायरॉइड्स था वो लो मॉलिक्यूलर वेट का था, यानी इसका जो आरएनए था वो लो मॉलिक्यूलर वेट का था। अब उसके बाद हमारे आते हैं प्रियॉन्स। तो जो प्रियॉन्स हैं उनको डिस्कवर किया था एल्पर ET.L ने, ठीक है, एल्पर ET.L। और इसको कहा जाता है ये एक प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस पार्टिकल है, यानी इसके पास प्रोटीन भी होता है और वो इन्फेक्ट भी करता है। और ये जो है प्रियॉन्स ये ज़्यादातर एनिमल्स में इन्फेक्शन करता है, जबकि आपका वायरॉइड्स जो था वो ज़्यादातर प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करता था, ठीक है। तो इसका जो साइज़ था वो भी काफ़ी स्मॉल था वायरस से, मतलब सिमिलर था, सॉरी, द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस, यानी जो आपका प्रियॉन्स था वो वायरस की तरह ही सिमिलर था। और इसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन था, यानी इसमें एबनॉर्मली, नॉर्मल जैसे वायरसेस में नॉर्मल था उस तरीके से नहीं था, इसमें जो प्रोटीन थे वो अलग अलग तरीके से फोल्ड किया हुआ था। उसके बाद ये मैड काउ डिजीज़ इन कैटल, CR-Cobac डिजीज़ इन ह्यूमंस स्प्रेड करता है। उसके बाद हमारा आता है लीचन्स। तो लीचन्स जो है वो डुअल ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये इनके पास फाइकोकोबियंट एल्गी भी होता है और माइकोकोबियंट फंगस भी होता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर के लीचन्स बनाते हैं। अब जो फाइको यानी एल्गी रहता है वो 5% रहता है आपका, और जो फंगस रहता है वो 95% रहता है। अब इसमें एल्गी का काम ये रहता है कि वो फूड प्रोवाइड करता है फंगी को, और जो फंगी रहता है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि लिचन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएटेड बिटवीन एल्गी एंड फंगी। ये दोनों एल्गी और फंगी एक साथ रहते हैं। एल्गी कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबियंट और फंगल कंपोनेंट इज माइकोबियंट, यानी एल्गी को फाइकोबियंट कहा जाता है, फंगस को माइकोबियंट कहा जाता है। अब आपका जो एल्गी होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, तो इसलिए वो खाना बनाने में मदद करता है, और एल्गी प्रोवाइड करता है फूड फंगी को, और जो फंगी रहता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है और एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिशन वाटर फॉर इट पार्टनर, ठीक है। और ये एक तरीके से पोल्यूशन इंडिकेटर भी है। लिचन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा ये उस जगह पे उगते ही नहीं है जल्दी, या फिर होते ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसके ऊपर, जहाँ पे हम एक आपका 1 पेज चार्ट रहेगा एग्जाम्पल के साथ, कौन कौन से टॉपिक थे, क्या थे, किस साल किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, और फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो ज़्यादा रिपीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो विल ऑल अबाउट रिवीजन फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड ऑल्सो आई विल ट्राई my best from next chapter that I could explain you all better than what I had did in this all. So thanks, and keep watching and keep supporting.